हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लिखते कैसे हैं। देखिए, नाम ही क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब हम डिग्री 1 की बात करेंगे, इक्वेशन हमारा इक्वल साइन होगा एंड टू वेरिएबल में होगा। मतलब आपके पास इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होंगे। जनरल फॉर्म कैसा होता है हमारा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। x और y यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल हैं। a और b हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट एंड c हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। इक्वल का साइन आ रहा है तभी हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन। तो सारी टर्म एक साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इक्वलिटी का साइन यूज़ करके हमने 0 लगाया हुआ है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है, आपको ये समझना जरूरी है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों, यहाँ पे ए और बी कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकते। रीज़न क्या है इसके पीछे, देखिए, अगर ए भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, सी। सी इज इक्वल टू 0, तो सी का वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा ये इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पे ए और बी कभी भी एक साथ 0 नहीं होंगे। ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो ये हमारा इक्वेशन है, वो रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को। मतलब आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है टू वेरिएबल्स के अंदर, तो वो हमारा क्या है, लाइन का इक्वेशन होता है। वो हमारा किसका इक्वेशन होता है, लाइन का इक्वेशन होता है। अब बच्चों, जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन जब भी आप बनाते हैं इक्वेशन का, तो लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। तो वो सारे पॉइंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उस लाइन की इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट द लाइन, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। एंड किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, जब आप उस पॉइंट को रखते हैं इक्वेशन के अंदर, x की जगह x का वैल्यू एंड y की जगह y का वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो मतलब हर पॉइंट, उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, हमने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। आपने क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वही डिस्कस कर रहे हैं अभी थोड़ा। देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे y को मैंने यहीं पे रखा, x उधर चला गया, तो कितना हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया। अब आपने x का वैल्यू 0 रखा, तो x का वैल्यू 0 रखा, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 1 माइनस 0 1। अब आपने क्या किया, x का वैल्यू 1 रखा, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 1 माइनस 1 0। तो आपने दो पॉइंट निकाले। ये दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेंगे, मालूम है आपको। इन दोनों पॉइंट को हम जॉइन करके अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो ये थोड़ा रफली ग्राफ बनाया है। यहाँ पे x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0। आप लोगों को मालूम है x एक्सिस के ऊपर हमेशा y का वैल्यू 0 होता है एंड y एक्सिस के ऊपर x का वैल्यू 0 होता है। ये वाला पॉइंट है हमारा 0 1। इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये लाइन आ गया। तो बच्चों, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, जिसे आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एंड बच्चों, अगर इक्वेशन ऐसे ना दे के आपको दे दे इस तरीके से, ठीक है, तो 7 हमारा राइट हैंड साइड में आ गया ना, तो ये किसी ना किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। एक बात तो हो गई हमारे पास ये।
ग्राफ बना के देखा, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे। तो इस लाइन के हमारे कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट। अब इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट, वो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स उस पॉइंट से आप x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमेशा क्या देगा आपको? 1 देगा। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा ग्राफिकली वे में बात। अब देखिए, each solution xy of a linear equation in two variable ax plus by plus c is equal to 0 corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa। बच्चों ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि लीनियर इक्वेशन के अंदर कोई भी सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? जैसे ये हमने एग्जांपल लिया था, इसके अंदर हमने x का वैल्यू कुछ पुट किया तो हमें y का वैल्यू निकला, तो जो पॉइंट निकलते ही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो कोई भी सॉल्यूशन होता है वो लाइन के ऊपर किसी ना किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। हम ये भी कह सकते हैं सॉल्यूशन पॉइंट होगा और पॉइंट किसी लाइन के ऊपर, वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का हमारा, जो 2 वेरिएबल में गिवन है। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट बन रहा होगा। अगर लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। एक बार और रिपीट करता हूँ, आपको अच्छे से समझ आए। देखिए, ये इस इक्वेशन का हमने लाइन खींचा था। आप इस लाइन को कितना ही बढ़ा सकते हैं, इधर से भी और उधर से भी। इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एंड आप इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए, वो इस लाइन के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट होगा। ठीक है, ये बात को एक तरीके से दोबारा ही रिपीट किया गया है, कुछ नया नहीं है। बच्चों आपको पता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होता है? y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा y का वैल्यू क्या होता है? 0। एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है हमारा? x इज इक्वल टू 0। ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों अब एक छोटी सी बात आपको और पता होनी चाहिए। आपने x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन तो देख लिया। वर्टिकल लाइन कौन सा होता है बच्चों? वर्टिकल लाइन होता है जो y एक्सिस के पैरेलल होता है। जैसे देखिए, ये आपका क्या है? x एक्सिस, ये हमारा क्या है? y एक्सिस। इस y एक्सिस के पैरेलल हम ऐसे लाइन खींच सकते हैं ना। तो ये सारी की सारी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगा वो हमारा वर्टिकल लाइन होगा। वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ए क्या होता है बच्चों? यहाँ पे मान लीजिए आप एक वर्टिकल लाइन की इक्वेशन लिखते हैं x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 क्या होगा? ये x एक्सिस पे जहाँ पे 2 पे कट कर रहा है, देखिए यहाँ पे, तो x एक्सिस पे जहाँ पे कट करता है तो जो x कोऑर्डिनेट होता है a वो वैल्यू होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कोई भी लाइन की इक्वेशन बनाना है तो आपको बस ये पता होना चाहिए वो x एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, तो आप वर्टिकल लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है हमारा? हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है पैरेलल टू x एक्सिस होता है ना। तो बच्चों जब x एक्सिस के पैरेलल बात करते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू ए। ये मान लीजिए ये ओरिजिन है, इस लाइन के ऊपर कहीं भी आप ऐसे लाइन खींचेंगे वो सारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम बना रहे हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे कट कर रहा है y एक्सिस पे। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका -1, यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बातचीत हो गया हमारा किसके बारे में? वर्टिकल लाइन के बारे में एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। बच्चों अब हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में कुछ बातें थी जो आपने 9th में पढ़ी थी, वही हमने रिकॉल किया। ठीक है, अब देखिए जनरल फॉर्म, जब भी आप सॉल्यूशन निकालेंगे 10th के अंदर अपना 2 इक्वेशन का, है ना, आपको 2 इक्वेशन के बारे में बात करनी है। जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज रिटन एज, पहले देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आपको हमेशा 2 इक्वेशन गिवन होगी, ये आपके पास एक कोई पहली इक्वेशन, ये आपके पास कोई दूसरी इक्वेशन। ठीक है,
ये किसी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी किसी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर भी मैं क्या बोलूँगा, A1 और B1 कभी एक साथ ज़ीरो नहीं होंगे, A1 B1 और C1 कोई रियल नंबर होंगे। यहाँ पे A2 और B2 कभी एक साथ ज़ीरो नहीं होंगे एंड A2 B2 C2 की कोई रियल नंबर वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपको दो लाइन दी हुई है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3y, 1 आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। एक इक्वेशन तो ये हो गया आपका, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x माइनस में 7y इज इक्वल टू 4, 4 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ये ऐसे मैंने कोई एग्जांपल बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 B1 C1 का वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे निकलेगा, आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे AX प्लस BY प्लस C वाले फॉर्म से। एक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को आप नाम दे देंगे A1 B1 C1। यहाँ पे देखिए A1 का वैल्यू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 डॉट x लिख सकते हैं 1, एंड यहाँ पे B1 का वैल्यू 3 एंड C1 का वैल्यू -1। इधर से A2 का वैल्यू 5, B2 का वैल्यू -7 एंड C2 का वैल्यू -4। ये आपको क्वेश्चंस के अंदर निकालना पड़ेगा वैल्यूज़। ये ज़्यादा आपका यूज़ होगा एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.1 में तो हम ग्राफिकली ही सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, केस क्या पॉसिबल होते हैं, देखिए हो सकता है जो आपको दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आप उनका ग्राफ बनाएंगे तो तीन ही केस पॉसिबल होते हैं। पहला केस है हमारे पास, वे दोनों किसी एक पॉइंट पे कट करेगा और वे दोनों जिस पॉइंट पे कट करेगा ना, वो पॉइंट आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। ये दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट का वैल्यू होगा तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और कहाँ पे, एक पॉइंट पे। और जब बच्चों लाइन किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, यूनिक होगा। ठीक है, यूनिक कहने का मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है तो जो हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है इक्वेशंस का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे जो भी आपको इक्वेशन दी हुई होंगी वो क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट। हमारा सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा आपके पास। ठीक है, आगे दूसरा केस होता है हमारे पास, वे दोनों लाइन पैरेलल होगी एक दूसरे के, जैसे रेल की पटरियाँ चलती हैं ऐसे ही लाइन चल रही है, कभी मीट नहीं करेंगे। तो कभी मीट ही नहीं करेंगे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और सॉल्यूशन नहीं होता है तो हमारा सिस्टम कैसा बनेगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अच्छा, थर्ड केस आपके पास होता है, लाइन एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह लाई कर जाएंगे। ठीक है, तो लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली लाई कर रही है। तो दोनों लाइन के लिए सारे के सारे पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर आएंगे वो सारे के सारे कॉमन होंगे, सारे के सारे सॉल्यूशन बनेंगे। तो इस केस में बच्चों क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बच्चों, कंसिस्टेंट होने के लिए आपको बस सॉल्यूशन चाहिए होता है ना, एक हो या एक से ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं हो उससे। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन तो बहुत सारे मिल रहे हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे, हमारा सिस्टम कैसा है, जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो कैसी हैं, आपका होगा कंसिस्टेंट। तो बच्चों, चैप्टर के बारे में जो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है, हम तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले। देखिए बच्चों, आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसके अंदर आफ्ताब है, वो अपनी डॉटर को कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you
वर देन, ठीक है। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो हमें क्या करना है, इज नॉट दिस इज इंटरसेक्टिंग, पूछ रहा है क्या ये इंटरसेक्टिंग नहीं है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसको हमें, इस प्रॉब्लम को हमें इक्वेशन बना के दिखाना है और इसका हमें ग्राफ भी बना के दिखाना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, आफ्ताब की हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब का आपने क्या माना, प्रेजेंट एज माना x years, ठीक है। एंड हिज डॉटर, उसके डॉटर की कितनी एज मानी हमने, y years, ठीक है। y years इसका एज हो गया। अब कंडीशन जो हमें दिया हुआ है वो 7 years एगो का एंड 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 7 साल पहले का और 3 साल बाद के लिए दिया हुआ है। तो हमें जो एज चाहिए होगी वो 7 साल पहले के लिए चाहिए होगी ना, और 3 साल बाद के लिए। मुझे आपको x, अगर आज की एज पता है और आपको बोला जाए कि 7 साल पहले की एज क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस 7 एंड y माइनस 7 दोनों के लिए। अगर आपसे बोला जाए 3 साल के बाद क्या एज होगी, तो आप क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। जैसे अगर आज के दिन मैं बोलूँ कि आपके आज के दिन 10 साल एज है, तो आज से 5 साल बाद कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, 10 में 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि 4 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 6 ईयर्स आ जाएगा, है ना। तो यही यहाँ पे करना है आपको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में साफ साफ ये बोला गया है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब का एज था वो उसकी बेटी से 7 गुना था। तो 7 साल पहले आफ्ताब का एज कितना होगा, x माइनस 7, एंड उसकी डॉटर का एज कितना होगा, y माइनस 7, ठीक है। तो ये तो हो गई एज की बात, ये 7 साल पहले आफ्ताब की एज हो गई और ये उसकी डॉटर की। अब हमें ये देखना है इक्वेशन बनाने के लिए हम 7 कहाँ मल्टीप्लाई करें। सीधा सीधा ये इस एज का क्या है, 7 टाइम्स है, तो हम इधर 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 7, 7y माइनस 7, 7 जा 49, ठीक है। 7y को बच्चों आप इधर ले आइए एंड माइनस 7 को राइट हैंड साइड में। ये बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 42। आप 42 को इधर ले आइए, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। बच्चों जो सेकंड कंडीशन गिवन है, सेकंड कंडीशन के हिसाब से जो आफ्ताब का एज 3 साल बाद होगा वो उसकी डॉटर की 3 साल बाद की जो एज होगी उसका 3 टाइम्स है। तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले 3 साल बाद एज क्या होगी, आफ्ताब का एज होगा x+3 एंड उसकी डॉटर का एज होगा y+3। अब हम इक्वल तो लगा नहीं सकते ना यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो ये इक्वल कब होगा, जब मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि आफ्ताब का एज 3 साल बाद उसकी डॉटर की एज का 3 टाइम्स है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x+3 इज इक्वल टू 3y 339, x माइनस 3y, 9 में से 3 गया 6 हो गया। ये सेकंड कंडीशन है। अब बच्चों हमें ग्राफ बनाना है दोनों का। देखिए, रीराइटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस में 7y प्लस में 42 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। एक साइड हम ये वाला इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं फर्स्ट वाला, और एक साइड हम सेकंड वाला सोल्व कर लेते हैं।
बच्चों दोनों इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। पहली कंडीशन से जो हमारा इक्वेशन निकला वो है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस 7y को राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये राइट हैंड साइड में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस 7y, एंड 42 हमारा राइट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस 42। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे y का वैल्यू 6 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने 6 रखा, x का वैल्यू क्या आ गया, 7 इंटू में 6 माइनस 42, 42 माइनस 42 क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 6 क्या बन गया, हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो एक सॉल्यूशन निकल गया। अब हम दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। y का वैल्यू 7 रखना है आपको। ठीक है, y का वैल्यू जब आप यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 7 49 माइनस 42, 49 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 आएगा बच्चों। तो x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू 7, तो 7,7 भी आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब y का वैल्यू हम 12 रख देते हैं। तो 12 रखने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 12 इंटू में 7 84, 84 माइनस 42, तो 84 माइनस 42 आपका कितना आ गया, 42। तो y का वैल्यू आपने 12 रखा था तो x का वैल्यू 42, तो 42 12 सॉल्यूशन आ गया। तो बच्चों टेबल में हम रिप्रेजेंट कर देंगे इन सारे सॉल्यूशन को तीनों। बच्चों दो सॉल्यूशन से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपका अगर कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाइन नहीं करेंगे, इससे आपका चेक हो जाएगा कि आपका कैलकुलेशन सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 3 पॉइंट ही निकालिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा जो इक्वेशन गिवन है वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू निकाला, माइनस 3y आपका राइट हैंड साइड में आ गया, तो ये हो गया 6 प्लस 3y। y का वैल्यू 0 रखा है यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 6 प्लस 3 इंटू में 0, तो ये 0 हो जाएगा। 6 प्लस 0 6, तो x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 0 रखा था, 6,0 आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब बच्चों आपने क्या किया, y का वैल्यू 3 रखा, तो 3 रख रहे हैं तो यहाँ पे 3 3 9, 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15 हो गया। तो एक सॉल्यूशन आपका क्या बन गया, 15,3। अब y का वैल्यू आपने क्या रखा, 6 रखा, तो x का वैल्यू आपके पास क्या है, 6 प्लस 3y, तो यहाँ पे रखेंगे y का वैल्यू 6, 6 3 जा 18 प्लस 6 24, तो 24,6 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। तो अब आपने टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को, 6,0, 24,6 एंड 15 3। अब बच्चों हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसका, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको इनको। ठीक है, तो चलिए बच्चों ग्राफ बनाते हैं इसका। तो बच्चों ग्राफ बनाते हैं आप। देखिए आपके पास जो सॉल्यूशन है पहली इक्वेशन का वो क्या है, 0,6 7,7 42,12। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ पेपर में बना रहे हैं। ग्राफ पेपर में जो आप पॉइंट लेंगे वो 3 3 के डिफरेंस पे लेंगे। ठीक है, 0 3 6 9, तो 3 का डिफरेंस करके बना रहे हैं, ऐसे वाई एक्सेस पे ऐसे ही एक्स एक्सेस पे। ये हमारा ओरिजिन है, 3 6 9 ऐसे बना लिया अच्छे से। काफ़ी दूर तक जा रहे हैं पॉइंट, यहाँ पे 30 तक ले लिया है। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, 0,6। तो देखिए x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है बच्चों, हमारा 7,7। तो बच्चों यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 9 है, तो 7 अप्रोक्सीमेट ऐसे होगा 6 7 8 9, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये 7 ये 8, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये नहीं है कुछ भी। ठीक है, 6 7 8 9, तो इस पॉइंट के सामने एंड इधर से इस पॉइंट के सामने, यहाँ से ये वाला पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7,7। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है, 42,12। 42,12 कहाँ पर होगा, x का वैल्यू 42 यहाँ पे, ये यहाँ, एंड 12 इधर से ये, तो ये आ गया तीसरा पॉइंट आपके पास 42,12। तो बच्चों एक लाइन के तीनों पॉइंट को हमने रखा एंड अब हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें, यहाँ से चलते हैं मिलाते हुए ऐसे। ठीक है,
यहाँ से इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा के एरो लगा दीजिएगा। अब दूसरे इक्वेशन के पॉइंट क्या है हमारे पास, 6,0 24 6, x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 6,0 का। इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं 6,0 को। अब बच्चों अगला पॉइंट क्या है इसमें हमारा, 15,3 है। ये x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 3, यहाँ पे ये पॉइंट। (15,3) एंड अगला पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या है, 24 6। बच्चों ये पॉइंट इधर लिखना चाहिए था, मुझे ये वाला पॉइंट इधर लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये वाला 24 और y का वैल्यू 6, यहाँ पे x का 24 के सामने और y का 6 के सामने। ठीक है, तो ये पॉइंट आया हमारे पास, तो 24,6। अब इन तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे। देखिए थोड़ा सा पेंसिल से मैंने पहले ही बना के रखा था ताकि कोई गलती ना हो और क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो। एंड पेन से इसलिए बना दिया आप लोगों को अच्छे से दिखे, देख लीजिए। ठीक है ना। अब बच्चों आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे कट कर रहा है। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 42 एंड y का वैल्यू 12 है। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा केस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इंटरसेक्टिंग वाला केस। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं आप एज अ कंक्लूजन, आपको बताना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और बच्चों कि आपको ना लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखना है। जैसे ये वाला है ना लाइन, तो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको लिखना है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा x माइनस में 7y प्लस में 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ये वाला हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस में 3y, आप इज इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे ना लिख के 6 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ला के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा इक्वेशन x माइनस में 3y इज इक्वल टू 6 एंड दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस 7y प्लस में 42 इज इक्वल टू 0 आर इंटरसेक्टिंग। ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और बच्चों आपसे अगर ये भी पूछा जाता है प्रॉब्लम में कहाँ पर कट करें, तो आप अपने ग्राफ में देख सकते हैं कहाँ पे कट कर रही है। जैसे 42,12 पे कट कर रही है, तो एट 42,12। तो आपका सॉल्यूशन भी अगर पूछा जाएगा तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, x का वैल्यू 42 एंड y का वैल्यू 12। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं गया, ये बता रहा हूँ मैं आपसे, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका इंटरसेक्टिंग हो गया, मतलब जो आपको जो ये प्रॉब्लम दी गई है वो इंटरसेक्टिंग वाला केस रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रॉब्लम, इंटरसेक्टिंग वाला केस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे अगर सॉल्यूशन पूछा जाता है तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो एज ऑफ आफ्ताब क्या निकल के आती है आपके पास, 42 ईयर्स, क्योंकि आफ्ताब का एज आपने प्रेजेंट एज x ईयर्स माना था ना, तो x का वैल्यू तो 42 निकला है, 42 ईयर्स। एंड एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर का एज क्या होगा, 12 ईयर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। काफ़ी अच्छे से किया है, और आप लिख दीजिए प्रेजेंट एज, क्योंकि मार्क्स कट सकते हैं आपके इसलिए। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। ठीक है, and later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1300.
रिप्रेजेंट दिस प्रॉब्लम एल्जेब्राइकली एंड जियोमेट्रिकली। ठीक है, आपको इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 3 बैट एंड 6 बॉल्स का जो कॉस्ट है वो मिला के कितना है 3900, एंड अगर वो एक बैट एंड 2 बॉल और ले लें, मतलब एक बैट और 2 बॉल और ले ले, तो उस केस में उसका अमाउंट कितना है 1300। तो आपको इसको इक्वेशन बना के दिखाना है, इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बना के दिखाएंगे आप, एंड इसका ग्राफ बना के दिखाएंगे। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या किया कि एक बैट का जो कॉस्ट है ना वो आपने मान लिया ₹X, है ना, एंड एक बॉल का जो कॉस्ट माना Y। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है आपको कि 3 बैट एंड 6 बॉल्स का जो अमाउंट बन रहा है, टोटल कॉस्ट बन रहा है, वो क्या बन रहा है 3900। तो एक बैट का कॉस्ट है ₹X, तो 3 बैट का कितना होगा 3X, एंड 6 बॉल का कितना होगा 6Y, इनको मिला के कितना हो गया 3900। दूसरा, एक बैट एंड 2 बॉल और, तो मतलब एक ही बैट है तो X आ गया, एंड 2 बॉल है तो कितना आ गया आपके पास 2Y हो गया ये। तो x प्लस 2y किसके इक्वल हो गया 1300 दिया हुआ, तो 1300 के इक्वल रखा हमने। अब इसको बच्चों हम सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन को लिखा यहाँ पे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। यहाँ पे आपने क्या किया 3900 है ना, 6y को आप राइट हैंड साइड में ले आए एंड 3 को आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब बच्चों यहाँ पे आप y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू यहाँ पे 0 रखा। ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पे 0 रखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू 0, ये तो बच्चों 0 हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ से क्या बचेगा 3900 माइनस 0, तो 3900 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हो गया 1300। तो एक पॉइंट आ गया बच्चों आपके पास 1300, और y का वैल्यू आपने 0 रखा था, ये सॉल्यूशन बन गया। दूसरा बच्चों आपने क्या किया, y का वैल्यू रख दिया 650। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा 3900 माइनस में 6 इंटू 650, यहाँ पे रखेंगे y का वैल्यू 650, तो यहाँ पे रखा 650 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3900 आ रहा है। ठीक है, अब 3900 में से 3900 माइनस होगा तो 0/3 क्या हो गया 0। तो बच्चों टेबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। बच्चों इसमें मैंने 2 ही पॉइंट निकाले हैं, आप तीसरा पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन इजी नहीं है और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो उस केस में आप 3 ही पॉइंट निकालिए। ये प्रॉब्लम थोड़ा इजी है ना, 100 के मल्टीपल्स एंड 50 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, तो अपना बन जाएगा ग्राफ इजली। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 ही पॉइंट निकाले, तो 1300, 0 एंड 0, 650। अच्छा, दूसरी इक्वेशन को भी हम सोल्व कर लेते हैं, उसके भी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन था ना, तो 2y को इधर लेके आए, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1300 माइनस 2y। अच्छा, आपने y का वैल्यू यहाँ पे 0 रखा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1300 माइनस 2 इंटू में 0 1300, तो 1300, 0 आपका सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि x का वैल्यू 1300 निकला और y का वैल्यू 0। अच्छा, अब आपने क्या किया y का वैल्यू 100 रखा है यहाँ पे, तो 100 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 200, और 1300 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा 1100 बचेगा, है ना। तो एक पॉइंट ये हो गया, तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया, टेबल से रिप्रेजेंट कर दिया, ऊपर ये x वाला वैल्यू, नीचे y वाला वैल्यू। अब बच्चों इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों देखिए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा ये रहा और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये रहा। तो इसका बनाते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास 1300 एंड 0, एंड फिर क्या है 0 एंड 650। तो देखिए हमने क्या किया है 100 का डिफरेंस लिया है, और कहाँ तक ले गए 1400 तक, इधर ले गए हम 700 तक। अब x का वैल्यू देखिए 1300 कहाँ पर है, 1300 हमारा होगा यहाँ पे। ठीक है, और y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू तो x एक्सिस पे 0 होता है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया। ठीक है, इसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट क्या है 0 650, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 650। x का वैल्यू 0 तो ये y एक्सिस पे होगा, एंड y का वैल्यू क्या है 650, तो 600 ये रहा 700 ये रहा, तो इन दोनों के बीच में ही होगा 650, तो इन दोनों के बीच में 650 लिखा। ठीक है, अब इस पॉइंट को और आप इस पॉइंट को मिला देंगे, तो ये आपकी एक लाइन बन के आ रही है। अब बच्चों जब हम इसकी लाइन बना दे रहे हैं, तो जब हम दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिनोट करने जाते हैं ग्राफ में, तो क्या होता है देखिए,
1300 और 0 ये पॉइंट बच्चों वही है जो उस इक्वेशन के लिए, वही इस इक्वेशन के लिए। बच्चों दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया, 1100 एंड 100 लिया, ठीक है। 1100 और 100 कहाँ पर आएगा, देखिए 1100 ये रहा और 100 ये रहा। ये जब मैं बनाता हूँ तो ये इसी लाइन के ऊपर आता है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है हमारा, इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। आप देख सकते हैं कैसे, देखिए 1100 तो हमारा यहीं पर है, ये 1100 रहा और आपने इसको ऐसे लाइन खींचा, ठीक है ना, यहाँ पे। अब आपको दूसरा क्या देखना, 100, तो 100 ये रहा बच्चों। ये देखिए जब आप ऐसे लाइन खींचते हैं ना तो ये 100 पे जाके मीट कर रहा है, तो मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। अब ये पॉइंट इसी के ऊपर आ गया। आप इस पॉइंट को, एक पॉइंट तो ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, ये दोनों यही पॉइंट है, एक ये रहा एक ये रहा, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये इसी लाइन के ऊपर है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। तो ये प्रॉब्लम कौन सी वाली है, कोइंसिडेंट। आपने जब इनका इक्वेशन बनाया तो वो आपने फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन के अंदर है एल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपने ग्राफ बना दिया और एक किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोइंसिडेंट केस को। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट है तो गिवन प्रॉब्लम इज अ कोइंसिडेंट प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो जो हमारी गिवन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो कौन सा प्रॉब्लम है, कोइंसिडेंट है, ठीक है, कोइंसिडेंट वाला सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप इसका ग्राफ देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और ये ऊपर सॉल्यूशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ अ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160। देखिए 2 kg एप्पल्स है एंड 1 kg ग्रेप्स है, उसका जो टोटल कॉस्ट है वो आपके पास 160 है। एंड आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक है, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300 एंड रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड जियोमेट्रिकली। आपने क्या करना है, 1 kg एप्पल का कॉस्ट एज्यूम कर लेना है ₹X एंड 1 kg ग्रेप्स का भी एज्यूम कर लेना है ₹Y। तो आपने दो इक्वेशन बना देना, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या एज्यूम किया आपने, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स आपने क्या माना ₹Y। तो बच्चों आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है वो क्या है, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स है, उनका जो कॉस्ट है एक दिन 160 रुपीज़ मिलता है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 kg एप्पल्स, तो 1 kg का तो ₹X है, तो 2 kg का क्या होगा, 2x होगा, है ना। तो 2x एंड 1 kg ग्रेप्स है, तो 1 kg का ग्रेप्स है y, इसका अमाउंट कितना मिलता है आपको, 160। एंड सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी आपकी, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल मतलब कॉस्ट कितना हो गया 4x एंड 2 kg ग्रेप्स तो कितना हो गया 2y। इसका जो अमाउंट मिलता है आपको क्या मिलता है 300, है ना। तो ये बच्चों आपके पास हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम बच्चों क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए बच्चों पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम, 2x + y = 160, ठीक है। अब y का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 160 - 2x। अब x का वैल्यू आप कुछ पुट करिए एंड फिर y का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो x का वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं, थोड़ा सा इजी वैल्यू ले लेते हैं, पुट x = 50। तो y का वैल्यू क्या आएगा, 160 माइनस में 2 × 50, तो 160 - 52 कितना हो गया 100। तो y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 60। तो 50 एंड 60 आपका सॉल्यूशन हो गया, 50, 60 इज़ अ सॉल्यूशन। एक और निकाल लीजिए, इजी है, देखिए कैलकुलेशन इजी, अब यहाँ पे गलती होने का चांस नहीं है, तो दो ही सॉल्यूशन से काम हो जाएगा। एक और पॉइंट ले लेते हैं, क्या पॉइंट ले, देखिए अगर आप 60 लेंगे तो कितना आ जाएगा,
120 हो जाएगा, फिर 160 में से 120 माइनस हो जाएगा तो वो 40 आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 60, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, 160 माइनस में 2 इंटू 60, ये हो गया बच्चों आपके पास 120, तो y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 40। तो आप क्या लिखेंगे, 40,60 इज अ सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन बना देंगे टेबल के अंदर, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160r क्या है, फटाफट करते हैं। x कॉमा वाई, एक्स का वैल्यू क्या है 50 रखा तो आपका 60 आ रहा था, है ना, एंड 40 रखा तो क्या आ रहा है यहाँ पे x का वैल्यू 60 रखने पे क्या आ रहा है, y का वैल्यू 40 आ रहा है। अब हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करिए, पहले 2y को इधर रख दीजिए, 300 माइनस में 4x। अब आप 2 को डिवाइड में ले आइए, 300 माइनस में 4x डिवाइडेड बाई 2। बच्चों आप देख पा रहे हैं 300 और 4 दोनों को 2 डिवाइड कर देगा, तो 300 बाई 2 कितना हो जाएगा 150, एंड 4 बाई 2 2 और x साथ में आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया 150 माइनस 2x। अब x का वैल्यू यहाँ पे कुछ पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 50 रख देते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 150 माइनस में 2 इंटू में 50, ये 100 हो जाएगा, और 150 में से 100 गया तो कितना आ गया 50, तो 50,50 इज अ सॉल्यूशन, है ना। अब एक और कोई पॉइंट रख देते हैं हम x के लिए, तो क्या रखें, पुट x इज इक्वल टू 60 रख देते हैं, है ना। तो y का वैल्यू क्या निकलेगा 150 माइनस में 2 इंटू 60, तो 150 माइनस 120, तो ये कितना आ गया 30। तो x का वैल्यू 60 एंड y का वैल्यू 30 इज अ सॉल्यूशन। बच्चों इसको टेबल में लिख देते हैं, इसके सॉल्यूशन को भी आप। x का वैल्यू 50 रखने पे y का वैल्यू 50 आ रहा था, और x का वैल्यू 60 रखा तो y का वैल्यू 30। तो चलिए बच्चों अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, एंड इसका सॉल्यूशन ये है, तो इसको बनाते हैं। x का वैल्यू 50 एंड y का वैल्यू 60। देखिए x का वैल्यू 50 एंड y का वैल्यू 60, ये वाला पॉइंट है ना, तो ये लिख देते हैं 50,60। दूसरा क्या है बच्चों 60,40, x का वैल्यू 60 एंड y का वैल्यू हमारे पास क्या है 40, ये वाला, ठीक है, ये 40। अब ये पॉइंट भी आ गया हमारे पास, इसे लिखा 60,40। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं पहले। बच्चों लाइन लिख देंगे, कौन सी लाइन है ये हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ठीक है। एंड दूसरे पॉइंट्स हमारे पास क्या 50,50, तो x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 50, ये वाला पॉइंट, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 50,50। दूसरा क्या है बच्चों आपके पास 60,30, x का वैल्यू 60 एंड y का वैल्यू 30, ये वाला है ना, तो इसे भी लिख देते हैं 60,30। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देते, देखिए ये x का वैल्यू 60 एंड y का वैल्यू 30, 50 50, ठीक है। अब इनको मिलाते हैं। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं ये लाइन क्या है पैरेलल है, ठीक है ना, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। आप जब इन्हें ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाएंगे ये बिल्कुल सीधी ऐसे ही जाती जाएंगी और कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन के लिए भी लिख दीजिए कौन सी लाइन है ये वाला लाइन है हमारा
4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो जो हमारा जो ये बच्चों गिवन प्रॉब्लम है वो कौन सा प्रॉब्लम हो गया, पैरेलल के लिए हो गया है ना। ये इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन होने का मतलब कंसिस्टेंट होता है और सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब इनकंसिस्टेंट होता है। तो बच्चों हमारे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अच्छे से कंप्लीट होते हैं। ग्राफ देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, इम्पोर्टेंट है ग्राफ भी, इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के अंदर आप लोग सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे, कुछ मेथड सीखे और चैप्टर को ख़त्म करें, नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी अच्छे से करना है आप लोगों को। बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के बारे में पता लगता रहे।